नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसकी गूंज भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों से लेकर दुनिया भर के डिप्लोमेसी तक सुनाई देती है। ये कहानी है मसूद अजहर की। 1 मई 2019 ये वो तारीख है जब यूनाइटेड नेशंस ने उसे आखिरकार एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। पर ये तो कह सकते हैं कहानी का क्लाइमैक्स था। सवाल तो ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाएगा पाकिस्तान के बहावलपुर से लेकर अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स तक, और हाँ, भारत की जेलों तक भी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि एक मामूली छात्र कैसे एक ग्लोबल रिक्रूटर बन गया, और उसकी जो ये सोच थी उसकी जड़ें आखिर थीं कहाँ। देखिए, कहानी शुरू होती है एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे से। दीनी तालीम ली और फिर उसका रास्ता मुड़ गया अफगानिस्तान के जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स की तरफ। वहां से निकलकर वो जुड़ा हरकत उल अंसार नाम के एक संगठन से, और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उसकी कट्टरपंथी सोच ने एक तरह से शक्ल लेना शुरू कर दिया। अब ये जो संगठन था ना, हरकत उल अंसार, ये अजहर के करियर के लिए बहुत जरूरी था। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उसने न सिर्फ संगठन में अपनी पकड़ बनाई, बल्कि धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। और उसकी पहुंच सिर्फ साउथ एशिया तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बीबीसी की ये लाइन देखिए, वो आदमी जो ब्रिटेन में जिहाद लेके आया। इससे साफ पता चलता है कि 90 के दशक में ही उसने ब्रिटेन में जिहाद के नाम पर फंड जुटाना और नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। मतलब उसके इरादे शुरू से ही ग्लोबल थे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर। 1990 के दशक की वो नाटकीय घटनाएं जिन्होंने अजहर को एक आतंकवादी नेता से दुनिया का सबसे कुख्यात चेहरा बना दिया। साल था 1994। भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी मछली लगी। अजहर को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा चलो इसका चैप्टर तो क्लोज हुआ, लेकिन उसकी कैद ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया। ये एक ऐसा संकट था जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी थीं। प्लेन को आखिरकार तालिबान के कब्जे वाले कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, और वहां 155 लोगों की जान के बदले में हाईजैकर्स ने अपनी मांगे सामने रखी। भारत को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। 155 बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक रिहाई नहीं थी, ये एक आतंकवादी को मिली नई जिंदगी थी, और उसने इसका भरपूर फायदा उठाया। और रिहा होते ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। कराची में एक भरी सभा में उसने खुलेआम क्या कहा, सुनिए। मुसलमानों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक हम भारत को तबाह ना कर दें। ये आने वाले खून खराबे का एक खुला ऐलान था। रिहाई के बाद अजहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होकर लौटा। अब उसने अपना खुद का संगठन बनाया और भारत के खिलाफ हमलों का एक नया और ज्यादा खूनी सिलसिला शुरू कर दिया। तो अपने रिहाई के फौरन बाद अजहर ने बनाया जैश-ए-मोहम्मद, यानी JM, मोहम्मद की सेना। ये संगठन उसके ऑपरेशंस का मेन जरिया बन गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पाकिस्तान की ISI से लेकर तालिबान और उसामा बिन लादेन तक का सपोर्ट हासिल था। और जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में एक के बाद एक बड़े हमले किए, चाहे वो 2001 में भारतीय संसद पर हुआ हमला हो, 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक हो, या फिर 2019 का पुलवामा का वो आत्मघाती हमला। इन सभी घटनाओं ने दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो सवाल उठा है कि भाई इन हमलों के लिए पैसा आता कहां से था। JM एक बहुत ही शातिर तरीका इस्तेमाल करता है जिसे डिजिटल हवाला कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पैसा डिजिटल वॉलेट्स के एक ऐसे जाल में घुमाया जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि पैसा असल में आया कहां से। लेकिन हाल के कुछ सालों में अजहर के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक भारतीय मिसाइल हमलों में उसके परिवार के कई लोग मारे गए। जाहिर है इससे संगठन पर उसकी पकड़ भी कमजोर हुई है। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, यानी UN में उसे आतंकवादी घोषित करवाने की उस लंबी 1 दशक तक चली डिप्लोमेटिक लड़ाई पर। सालों तक यूनाइटेड नेशंस में एक राजनयिक खींचतान चलती रही। एक तरफ थे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो अजहर पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ था चीन, जो बार बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन सारी कोशिशों पर पानी फेर देता था। और ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि 1 दशक से भी ज्यादा चला। 2009 से लेकर 2019 तक भारत में जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता, उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश होती, और हर बार चीन कोई टेक्निकल होल्ड लगाकर उसे बचा लेता। लेकिन आखिरकार पुलवामा हमले के बाद दुनिया भर से इतना दबाव बढ़ा कि चीन को झुकना पड़ा। 1 मई 2019 चीन ने अपना होल्ड हटाया और मसूद अजहर को आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। तो हम इस कहानी को किसी नतीजे पर खत्म नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। अब जबकि उसका लीडर बैन हो चुका है, परिवार के कई अहम लोग मारे जा चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि उसके बनाए इस विशाल आतंकवादी नेटवर्क का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का चेहरा बन सकता है? आज हम अहमद उमर सईद शेख की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा नाम जो इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधों में से एक से जुड़ा। मैंने ये किया, सही हो या गलत, मेरे अपने कारण थे।
ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद अहमद उमर सईद शेख के हैं, जो उसने 2002 में अदालत में कहे थे। एक तरह से ये एक चौंकाने वाला कबूलनामा है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे इस कहानी में कुछ भी उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा इस विरोधाभास को देखिए, एक तरफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक होनहार छात्र और दूसरी तरफ एक सजायाफ्ता अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। सवाल यही उठता है कि कोई इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच की खाई को कैसे पार कर सकता है। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो 2002 का एक ऐसा अपराध है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल का पाकिस्तान के कराची शहर में अपहरण और फिर उनकी हत्या। तो ये डैनियल पर्ल थे कौन? देखिए, 9/11 के हमलों के बाद का माहौल था। दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी और पर्ल एक ऐसे पत्रकार थे जो सबसे खतरनाक कहानियों के पीछे जाने से भी नहीं डरते थे। वो पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी गुटों के बीच के धुंधले रिश्तों की जांच कर रहे थे और यही जांच उनकी जान के लिए खतरा बन गई। अब उमर शेख की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके अतीत में। एक ऐसा अतीत जो एक आतंकवादी की छवि से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। जरा इस प्रोफाइल पर नजर डालिए। लंदन में जन्म, एक अमीर परिवार में, पाकिस्तान और लंदन के सबसे बड़े सबसे एलीट स्कूलों में पढ़ाई और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला। इतना ही नहीं, वो 5 भाषाएं बोलता था, एक बॉक्सिंग चैंपियन था और शतरंज का भी माहिर खिलाड़ी था। मतलब ये प्रोफाइल किसी आतंकवादी की तो बिल्कुल नहीं लगती, है ना? ऐसा लगता है जैसे भविष्य के किसी लीडर की बात हो रही हो। तो सवाल ये है कि इतना होनहार छात्र एक कट्टर जिहादी कैसे बन गया? चलिए उन खास पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उसका रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। ये बदलाव शुरू हुआ 1993 में, जब वो बोस्निया गया और बस वहीं से वो इस्लामी चरमपंथियों के साथ जुड़ गया। इसके कुछ ही वक्त बाद वो अफगानिस्तान के एक ट्रेनिंग कैंप में था। 1994 आते आते वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। भारत में पश्चिमी पर्यटकों का अपहरण कर रहा था। इसी जुर्म में उसे पकड़ा गया और अगले 5 साल उसने भारत की जेल में बिताए। जेल में रहकर वो सुधरा नहीं, बल्कि उसका कट्टरपंथ और भी गहरा हो गया। यहाँ तक कि उसके अपने वकील ने कहा था कि वो पूरी तरह से कट्टर हो चुका है। उसकी विचारधारा डरावनी थी कि हर गैर मुस्लिम को मरना ही होगा। ये उस होनहार छात्र का अंत था और एक कट्टर आतंकवादी का जन्म। लेकिन शेख की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहा। 1999 में एक ऐसी नाटकीय घटना हुई जिसने उसे फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। उनकी एक ही मांग थी, उमर शेख समेत 3 खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई। 8 दिनों तक चले तनाव के बाद भारत सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी और शेख आजाद हो गया। और जेल से रिहा होने के बाद शेख की कहानी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। अब हम आते हैं उन चौंकाने वाले आरोपों पर जो उसे सिर्फ एक आतंकवादी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक का हिस्सा बताते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अहमद उमर सईद शेख का 11 सितंबर के हमलों से कोई लेना देना था? इस पूरे सवाल के केंद्र में है ये रकम, $1 लाख। अमेरिकी जांचकर्ताओं का मानना है कि यह पैसा शेख ने ही 9/11 हमलों से ठीक पहले मुख्य अपहरणकर्ता मोहम्मद अता को भेजा था। ये आरोप इतना संगीन था कि जब यह बात सामने आई तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ को इस्तीफा देना पड़ा। एक आतंकवादी का कनेक्शन किसी देश की टॉप खुफिया एजेंसी से, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी ही किताब में एक सनसनीखेज दावा किया कि शेख को शुरू में ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 ने भर्ती किया था और वो शायद एक डबल एजेंट बन गया था। क्या यह मुमकिन है कि वो एक ही वक्त में आतंकवादियों और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों दोनों के लिए काम कर रहा था? तो इतने साल बीत जाने के बाद भी डैनियल पर्ल केस और उमर शेख की असली पहचान को लेकर कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तो मामला आखिर है क्या? एक तरफ शेख के खिलाफ सबूत हैं, उसने खुद अपहरण की बात मानी और उसे हत्या का दोषी भी ठहराया गया। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में कई पेंच हैं। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद ने दावा किया कि पर्ल को उसने मारा था। फिर 2020 में एक पाकिस्तानी अदालत ने शेख की हत्या की सजा को ही पलट दिया और उन खुफिया एजेंसीज के साथ उसके संबंधों की अफवाहें तो आज तक चल रही हैं। तो आखिर में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। अहमद उमर सईद शेख असल में है कौन? एक होनहार छात्र जो गुमराह हो गया, एक बेरहम आतंकवादी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के खेल का एक मोहरा, एक डबल एजेंट? शायद तीनों। इस कहानी में कोई आसान जवाब नहीं है, सिर्फ परेशान करने वाले सवाल हैं जो आज भी कायम हैं। एक ऐसा नाम जो एक हाईजैकिंग के केंद्र में था, मुश्ताक अहमद जरगर। कौन है ये शख्स? चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो उस नाटकीय घटना पर नजर डालेंगे जिसने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। फिर उसकी जड़ों को खंगालेंगे, उसके कामों को समझेंगे और जानेंगे कि आज उसकी स्थिति क्या है। इस कहानी की शुरुआत इसकी शुरुआत से नहीं बल्कि इसके एक तरह से अंजाम से होती है। साल था 1999 और उसके आखिरी दिनों में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया था। सोचिए, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 हाईजैक हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग बंधक हैं और अपहरणकर्ताओं की एक ही जिद है, इस एक आदमी मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आतंकी था कौन और इतना जरूरी क्यों था कि उसकी रिहाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1 दशक से भी ज्यादा पीछे, श्रीनगर की गलियों में।
तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मुश्ताक अहमद जरगर का सफर 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुआ। ये वो दौर था जब कश्मीर घाटी में राजनीतिक अशांति और अलगाववादी भावनाएं काफी बढ़ रही थीं। 1967 में श्रीनगर में पैदा हुआ जरगर, जिसे मुश्ताक लटराम के नाम से भी जाना जाता था, जवानी में ही इसी माहौल में अलगाववादी आंदोलन का हिस्सा बन गया। और देखिए कितनी तेजी से वो इस उग्रवाद की दुनिया में आगे बढ़ा। 1988 में उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के लिए चला गया। 1989 में वो वापस आया और अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और सिर्फ 2 साल बाद 1991 तक वो JKLF से अलग होकर अपना खुद का संगठन अल उमर मुजाहिदीन बना चुका था। मतलब एक रंगरूट से सीधे एक लीडर। और जरगर का ये जो नया ग्रुप था ना, अल उमर मुजाहिदीन, ये बहुत जल्दी ही घाटी में अपने हिंसक कामों के लिए जाना जाने लगा। 8 दिसंबर 1989 ये तारीख बहुत अहम है क्योंकि इसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने जरगर को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया। ये घटना थी भारत की तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद का अपहरण। अपहरणकर्ताओं में जरगर भी शामिल था और उनकी मांग सीधी थी, हमारे 5 साथियों को छोड़ो। और हुआ भी यही। सरकार ने मांगे मान ली, कैदियों को रिहा किया गया। उग्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और इसने जरगर का नाम कश्मीर में एक बड़े आतंकी नेता के तौर पर पक्का कर दिया। इसके बाद तो जैसे उसके खिलाफ हत्या के दर्जनों मामले दर्ज हुए। इल्जाम था कि उसने कई बड़े भारतीय अधिकारियों और मुखबिरों को निशाना बनाया, जिससे पूरी घाटी में एक डर का माहौल बन गया था। लेकिन ये सब हमेशा नहीं चलने वाला था। आखिरकार कानून के हाथ उस तक पहुंच ही गए और उसे एक लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया गया। 15 मई 1992 को मुश्ताक अहमद जरगर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसने 7 साल से भी ज्यादा का वक्त भारतीय जेल में गुजारा, जहां उस पर अपने किए गए कई अपराधों के लिए मुकदमे चले। लेकिन 31 दिसंबर 1999 को जेल में उसका वक्त अचानक खत्म हो गया। और यह हमें ठीक उसी जगह वापस ले आता है जहां से हमने कहानी शुरू की थी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 का अपहरण। तो देखिए कहानी कहां से कहां जुड़ती है। एक तरफ वो भारतीय जेल में एक हाई वैल्यू कैदी था और दूसरी तरफ इस हाईजैकिंग के बाद वो एक आजाद इंसान था जिसे पाकिस्तान जाने का सेफ पैसेज दिया गया। मतलब 7 साल जेल में रहने के बाद उसे बंधकों के बदले में छोड़ दिया गया। पर क्या उसकी रिहाई के साथ ये कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में उसने सीमा पार से अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। रिहा होने के फौरन बाद वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गया। वहां उसने अपने संगठन अल उमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा किया। हाँ, बीच में ऐसी खबरें आई कि 2002 में उसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, लेकिन 2007 तक वो फिर से आजादी से घूम रहा था। अब सालों बीत चुके थे, लेकिन भारत सरकार ने उसके कुख्यात कामों के दशकों बाद एक और बड़ा कदम उठाया। मार्च 2023 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मुश्ताक अहमद जरगर को एक आतंकवादी घोषित कर दिया। ये एक तरह से उसकी स्थिति पर सरकारी मोहर लगाना था, भले ही वो सुर्खियों से काफी समय से गायब था। और आज की तारीख में भी वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की वांटेड लिस्ट में है। माना जाता है कि वो अभी भी पाकिस्तान में ही आजाद है। तो मुश्ताक अहमद जरगर की ये पूरी कहानी एक बहुत ही विवादास्पद विरासत छोड़ जाती है और साथ ही एक बहुत मुश्किल सवाल भी खड़ा करती है। जब अपहरणकर्ताओं से बातचीत की जाती है तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों पर हमेशा बहस छेड़ता रहेगा।